यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का उसको देखेंगे, क्योंकि ये चैनल आप सभी को पता हुआ कि ये 11th का है। फिर भी आप बोलेंगे सर 10th का क्यों पढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है कि अब एसएसटी का एग्ज़ाम 18 तारीख को है और हमारा बेस 1 तारीख से शुरू होगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट के बच्चे जुड़े जिनका इंटरेस्ट सामाजिक में है। तो उन बच्चों को जोड़ने के लिए ऐसे वीडियो आ रहे हैं। और मुझे ये पता है कि 18 तारीख के बाद में 10th के नहीं आएंगे, फिर भी जो 2023 में 11वीं का बैच देखेंगे वो अभी 10वीं में है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सामाजिक का 18 तारीख को पेपर है, उसे फोड़ के आइए। 100 में से 100 ले आइए। इसमें ज्योग्राफी का ये चैप्टर 4 नंबर का है। 4 नंबर में से 2 नंबर तो आएंगे बहुविकल्पीय, ठीक है, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। हमारे मेन चैनल आरपी स्टडी वाईटी पर इस चैप्टर का एक लाइव वीडियो हुआ था। उसमें 2011 से लेके 2017 तक कौन कौन से प्रश्न आए थे वो सारे के सारे बता दिए थे। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं बिना किसी फालतू की बात किए। देखो, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। वीडियो 30 या 19-20 मिनट का होगा, तो आराम से देख लीजिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, देखो यहाँ पे ये और ये रहा संसाधन का वर्गीकरण कितने 4 प्रकार में। संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन शब्द का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। और यदि आप संसाधन भारत में भू संसाधन आ गया, और फिर भारत में भू संसाधन का उपयोग, भूमि निम्नीकरण, मृदा, ये टॉपिक है ना, ये इतना आप घोट के पी लीजिए। इससे 2 नंबर का प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। मृदा अपर्दन ये 4 नंबर का प्रश्न बनता है, क्योंकि अपने 4 नंबर का इससे प्रश्न बनेगा नहीं, इसलिए ये तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो, पहला अपने संसाधन लिया था, ठीक है। पेन का रंग कर लेते हैं लाल, और ये लो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती हैं, और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। सीधी सी बात है कि ऐसी वस्तु जो मानव के लिए अपने, देखो कोई भी वस्तु कहाँ उपलब्ध है, पर्यावरण में है। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य यानी हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए उपयोग की जाती है। अब वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए, और वो आर्थिक रूप से भी मान्य होनी चाहिए। क्योंकि आप सोचोगे कि ज़रूरत थी कम और उसमें पैसे ज़्यादा लगे, तो वो संसाधन तभी नहीं मान्य होगा। खनिज और अयस्क में आपने अंतर समझा होगा। तो खनिज क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और अयस्क क्या होता है जिसे हम निकाल सकते हैं कम पैसे में और ज़्यादा खर्चा ना आए। तो वही है। और देखो, यही बात है, संसाधन किसे कहते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, और वह आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, और उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्ध हो, यानी प्रौद्योगिकी, यानी इंग्लिश में कहे तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, ठीक हो। अब देखो आगे देखते हैं, क्योंकि ये बेस था इस चैप्टर का। अब देखो, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन को 4 प्रकार में यहाँ पे बांटा है। उत्पत्ति के आधार पे, समापत्तिया के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, ये लो, पहले आपका इन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इन पे बाद में देखेंगे। अब देखो पहला, अरे यार इसको इरेजर से ही काटो फिर। तो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति देखो, इसका शब्द का अर्थ देखोगे तब याद होगा। मैंने इसको क्यों वाइट से ढका, इसलिए ढका कि आप इसका अर्थ समझ पाओ, वरना आपके सामने होगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति यानी बना कैसे,
उत्पत्ति के आधार पे बना कैसे, मतलब सजीव चीज से बना है, निर्जीव चीज से बना है, जैव मंडल में बना कैसे बना, इसका मतलब ये होता है उत्पत्ति के आधार पे ये बना कैसे। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव किसे कहते हैं, जो हमारे जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जीवों से प्राप्त होते हैं। जीवों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं, और निर्जीव संसाधनों से निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। समाप्यता के आधार पे मतलब समाप्त होने के आधार पे। समाप्यता का मतलब क्या होता है, समाप्त होने के आधार पे। समाप्त होने के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, या तो समाप्त होने के बाद में नए बन जाएंगे या फिर नए बनेंगे नए। तो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन कौन से होते हैं, जीवाश्म ईंधन और खनिज हो गए। और दूसरा क्या होता, नवीकरण योग्य सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो दोबारा बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्वामित्व के आधार पे और विकास के आधार पे। स्वामित्व मतलब स्वामी मतलब मालिक। स्वामी का मतलब मालिक होता है। मालिकाना हक के आधार पे चार प्रकार के होते हैं, निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामुदायिक। निजी मतलब पर्सनल, खुद का, और राष्ट्रीय मतलब देश का, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में। आप पूछोगे सर निजी आ गया घर और किसान का खुद का खेत हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए। सामुदायिक शमशान और पार्क जैसे उदाहरण हो गए, और राष्ट्रीय सड़क और ये सब हो गए। तो अब आप सोचेंगे इसके सिवा पीछे बचा क्या, तो इसके सिवा पीछे बचा समंदर। समंदर में भी 200 नॉटिकल मील के बाद में। अब आप कहोगे सर सारी सब लोग तो राष्ट्र के अंदर आ गए, फिर इनके ऊपर अधिकार किसका होगा, तो इसके ऊपर सारे राष्ट्रों ने मिलकर एक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बना रखी है, जैसे WHO, ये सब वगैरह वगैरह। तो वे सब इसका ध्यान रखते हैं। विकास के आधार पे मतलब वो विकसित है या अविकसित है। तो विकास के आधार पे चार प्रकार के होते हैं, विकसित और संचित कोष, संभावी और भंडार। देखो पहली विकसित मतलब विकास उसका विकसित हो गया, वो एकदम सही से चल रही है। संभावी मतलब उसके लिए हमारे पास तकनीक भी है और पता भी है ये संसाधन इस काम का है और तकनीक भी है, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उतने बड़े पैमाने पे नहीं है। जैसे हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन सकती है, फिर भी नहीं बन रही है। तो इसका क्या कारण है, तकनीक तो बिल्कुल है, सोलर पैनल है उससे बन जाती है, पर वे इतनी मात्रा में नहीं है कि उसकी सारी ऊर्जा को सोख सके। मतलब जो यहाँ पे पड़ रही है उसको अधिक से अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है। तो इसको कहते हैं संभावी, मतलब अभी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। मतलब इस बात को मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और फिर विकसित हो गई भंडार और संचित कोष। भंडार का मतलब क्या है कि हमें पता है कि वो चीज़ इस काम की है, वो चीज़ इस काम। भंडार और संचित कोष में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, ऐसे ही रख दिया। संचित कोष मतलब पड़ा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी पड़ी है, फिर भी नहीं निकाल रहे। हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का उपयोग हम एक ईंधन के रूप में कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन से एक ईंधन बना सकते हैं, फिर भी उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और अब ये हो गया। अब आप ये देख सकते हैं, ये रहे संभावी, विकसित, संचित कोष और ये सभी। अब देखो इसका उत्पत्ति के आधार पे थोड़ा वर्णन देखते हैं, उसके बिना क्या कहेंगे। जिन संसाधनों का, इसको मैं समझा दिया कि जीवमंडल से प्राप्ति होती है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य आदि। अजैव निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। और समापत्या के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं से पुनः बनाए जा सकते हैं। नवीकरण योग्य सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। अनवीकरण योग्य वे संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा नहीं बन सकते, हाँ उसको पुनः चक्रीय कर सकते हैं। ठीक है। संभावी व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में, भूखंड हो गए, घर हो गए, खेत हो गए, ये सभी पर्सनल चीज़ आप समझ सकते हो। और सामुदायिक स्वामित्व, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी लोगों के पास होता है। सार्वजनिक पार्क, ठीक है, पिकनिक स्थल, कई लोगों का खुद का भी पार्क होता है भाई,
उस कई लोगों का खुद का पार्क होता है, उसे आप कैसे कहोगे। इसलिए यहाँ पे लिखा सार्वजनिक पार्क। राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। तकनीकी हो गई आमतौर पे, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर। देखो ये 200 किलोमीटर दूर, अपना किलोमीटर अलग होता है, उनका नॉटिकल मील होता है समुद्र में। और इसको विस्तार से देखना है तो खान सर का एक वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। पर यहाँ पे अपन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, अपन को इतना ही समझना नॉटिकल मील है वो लगभग हमारे 1 किलोमीटर से अपना एक है, वहाँ अपने अनुसार डेढ़ है, उनका एक है, ठीक है। और महासागरीय ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग में, हाँ ये देखो हमारा उदाहरण भी आगे किताब में, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा का अपार भंडार है। अपार भंडार की संभावना संभव बिल्कुल है भाई, हम ये फील करते हैं, ठीक है। बहुत सारा पड़ा है। ये रहा विकसित जिनका सर्वेक्षण हो रहा है और जितनी मात्रा में उपयोग होना चाहिए उतना हो रहा है। भंडार ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है परंतु प्रौद्योगिकी का अभाव, प्रौद्योगिकी का अभाव मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है उसको करने के लिए, इसलिए उनका उपयोग नहीं हो रहा। उपकरण के लिए जैसे 2 ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक जिसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत के उपयोग में किया जाता है, लेकिन तकनीकी के ज्ञान के कारण यह संभव नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं पर इसका हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। संचित कोष वैसे संसाधन जिसका भंडार का ही एक हिस्सा होता है जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। बांधों में जल वन, मतलब ये क्या हुआ कि जिनका उपयोग उपलब्ध है तकनीकी द्वारा किया जा सकता है, तकनीकी द्वारा किया जा सकता है पर उसका उपयोग अभी तकनीकी द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये बात है। संसाधनों का विकास, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। संसाधन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आप ये समझ लो। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा किया जाता है। इसलिए मानव एक अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। मानव क्यों अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, ये मानव की गलती। फलस्वरूप ये समस्या पैदा हो गई कि कुछ व्यक्ति लालचवश आस हो रहा। संसाधनों का आस क्यों हो रहा है, कई लोगों के अंदर लालच है, वे सोचते हैं संसाधन हमारा ही किसी और का नहीं है। समाज के कुछ लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय मतलब, और जो समाज को 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक गरीब और एक अमीर। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण व वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा कर दे। भूमंडलीकृत तापन, ओजोन परत का अवक्षय, ये सभी हो रहा है इनका अंधाधुंध प्रयोग से। मानव जीवन में गुणवत्ता और वैश्विक शांति, समाज के लिए न्याय संगत बंटवारा हो सकता है। संसाधन का सही उपयोग सतत आर्थिक विकास है। सतत आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि ऐसा विकास, ये देखो सतत पोषणीय, आर्थिक छोड़ो यहाँ पे लिखो पोषणीय विकास, पोषणीय, सतत पोषणीय विकास। ऐसा विकास होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो और विकास भी होता हो और संसाधन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहें, ठीक है। और इसी कोई अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है विकास की धारणीयता। संसाधन नियोजन, नियोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्लानिंग, ओके प्लानिंग। तो आप प्लानिंग कर लीजिए। संसाधनों के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाकर इस कार्य में सर्वेक्षण मानचित्र बनाकर उनको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ संसाधन है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेघालय में बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। आप सभी को पता है कि मानिसराम और चेरापूंजी वहीं है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश उस स्थान पे होती है। और अपने उड़ीसा में सबसे ज़्यादा संसाधन है, कोयला और बहुत सारे संसाधन निकलते हैं। आप 5वें चैप्टर में पढ़ोगे तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी और मेघालय में कोई भी संसाधन नहीं निकलता, मतलब बहुत कम निकलता। तो ये
अभाव है संसाधनों का, नियोजन नहीं हो रहा सही से, वहाँ पर संसाधन पहुँचाओ और वहाँ पर पानी पहुँचाओ तब नियोजन हो जाएगा। देखो भू संसाधन क्या है? भू संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से की जाती है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? भारत में भूमि 43% कृषि है, 30% या तो बारहमासी नदियाँ चल रही है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे कोई पर्यटन स्थल है, और 27% पहाड़ी हिस्सा है, जहाँ पठारी हिस्सा है, जहाँ पर खनिज है। ठीक है। भारत में भू उपयोग का प्रारूप, भारत भू उपयोग निर्धारण करने वाले तत्व भौतिक कारक, भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार है। और अब देखो आगे क्या लिखा है कि भारत में 32.8 वर्ग लाख किलोमीटर है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, परंतु 93% के आंकड़े हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के असम के सिवा और कहीं के आंकड़े नहीं आए। और असम और चीन का अक्षय चिन्ह जो भारत का है, चीन अधिकृत क्षेत्र है, और पाकिस्तान में पीओके जो भारत का एक स्थान है, उनके अधिकृत है, वहाँ के आंकड़े नहीं आए हैं। ठीक है। अब ये आज के वीडियो में इतना ही है, और अगली वीडियो में पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी ढीला पड़ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 मई से इस चैनल पर नया बहस पूरी सामाजिक मिलेगी, तो ज़रूर देखते रहें। यदि आपका दोस्त कोई, यदि आप ही आर्ट ले रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त आर्ट ले रहा है, तो उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। नए टीचर आएंगे बहुत सारे, तो उनसे पढ़ना, और हम तो है ही आपके लिए। तो फिर आप 1 मई का इंतज़ार करें।